स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों भोपाल की है। तो कहानी में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए दोस्त जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और चलते हैं हम भोपाल। मैं हूं अनिल। मैं भोपाल के पास का रहने वाला हूं। अभी 3 दिन पहले मेरी शादी हुई है और हमारा जो शादी हुआ लव मैरिज है। हम 3 साल से अफेयर में थे, इसके बाद हमने शादी किया। हमारे बाबूजी हैं जो एक जनरल स्टोर चलाते हैं और मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाता हूँ। और हमारा छोटा फैमिली है। घर में मेरी माँ और एक बहन है छोटी। शादी तक तो ठीक रहा हमारा घर का माहौल। शादी के तीसरे दिन रात का करीब 12:30 या पौने 1 बज रहा था। हमारी पत्नी का नाम निशा है। मैं निशा सो रहे थे कमरे में। तभी पता नहीं क्यों कुछ खटखट की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कमरे की लाइट जल रही है। निशा की भी आदत है कि कमरे की लाइट बंद करके सोती है और मैं भी सोता हूँ लाइट बंद करके। फिर लाइट किसने जलाया? मैं उठा पलंग से और कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल था जो निशा उस पर बैठ के मेकअप वगैरह करती थी। वहाँ भी एक लाइट था, बल्ब लगा हुआ था, वहाँ की भी रोशनी जल रही थी। और तभी मैंने देखा रोशनी के साथ में मिरर पर एक काली परछाई नज़र आ रही थी। मैंने निशा के देखा, कहीं निशा तो नहीं है। निशा तो पलंग पर मेरे साथ में लेटी हुई थी। फिर ताला बंद है, घर का दरवाज़ा बंद है, ये कौन बाहर से आ गया? मैं हड़बड़ा करके उठा पलंग से। तभी मेरा आहट सुन करके उस साया ने मेरी तरफ अपनी चेहरा किया। इतना भयानक चेहरा मैंने कभी देखा नहीं होगा। चेहरे पर ऐसे लग रहा था कि मांस लटक रहे हैं और नाक तो था ही नहीं। अजीब तरह से मैंने एकदम लग रहा था कि उसके चेहरे पर सड़ा हुआ है और मांस टपक रहा है। और कमरे में कुछ गंध सी भी आ रही थी मांस सड़ने की। मैं तो सख्ती में आ गया और मेरे से मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। मैं निशा को जगाने लगा, लेकिन निशा गहरी नींद में थी, ऊँ करके रह गई, उठ नहीं पाई। तभी वो चुड़ैल जो थी साया, वो वहाँ से उठी और निशा की तरफ बढ़ने लगी। मैं ये देख कर के मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। तभी मेरे बाबूजी ने बोला, क्या हुआ? बगल का कमरा था बाबूजी का वहाँ का। उनकी आवाज़ सुन कर के वो साया हवा में गायब हो गई। मैं देखता ही रह गया। सर्दी का टाइम था, ख़ास ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और मेरा पसीना निकलना शुरू हो गया। बाबूजी बार बार आवाज़ दे रहे थे, अनिल क्या हुआ, क्या हुआ? तभी निशा ने भी अपनी आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखने लगी। क्या हुआ अनिल? मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर बाबूजी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे। फिर मैं उठा और जा कर के दरवाज़ा खोला। माँ मेरी साथ में थी बाबूजी के और बोली, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? मैंने बोला, माँ कुछ नहीं हुआ। मैं निशा के सामने ये सब बात बताना नहीं चाहता कि निशा बहुत डरपोक थी। वो बहुत जल्दी डर जाती थी।
नहीं, मैं कोई सपना देखा था शायद, इसलिए मैं डर गया था। माँ कमरे के अंदर आ गई थी। उन्होंने कमरे का हर तरफ निगाह मारी। अरे कोई बात तो नहीं है बेटा, आपस में तुम लोग कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? मैं बोला नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। फिर यानी कि माँ बस वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक सपना देखा था और उसी में मेरा नींद खुल गया। मैं शायद सपने में ही चिल्लाया होगा। मम्मी शायद उनको विश्वास नहीं था, यही उनके मैं आंखें पहचानता हूँ। फिर भी वो बाबूजी को लेकर चली गई, बोले आराम करो। वो लोग जाते ही मैं दरवाज़ा बंद किया। तब निशा बोली, हाँ जी क्या बात है, क्या हुआ था आपके साथ में? मैंने कुछ नहीं निशा, बस सपना देखा था, सपने में शायद मुँह से आवाज़ निकल गई होगी। सच्ची बात कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। इसके बाद निशा तो सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं कमरे की सारी लाइटें जला दिया था। निशा ने बोली भी कि अनिल लाइट तो बंद कर दो, लेकिन नहीं निशा, थोड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा है, मैं इसलिए थोड़ा लाइट जला रहा हूँ। इसके बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आई। पूरी रात मेरी वैसी की वैसी निकल गई। सुबह हुआ, मैं फ्रेश होकर के तब जाकर थोड़ा सा शरीर जो बेचैन था वो सही हुआ, नॉर्मल हुआ। मैं रात की बात को भूल जाना चाहता था, लेकिन बार बार वही चीज़ मेरे आंखों के सामने आ जाती थी। नाश्ते के टेबल पर हम बैठे। नाश्ता करने के बाद बाबूजी चाबी लिया और बोले दुकान की, चलो बेटा चलते हैं। मैंने कहा हाँ बाबूजी आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। बाबूजी समझ गए, नहीं नहीं शादी है भाई, बोरिया घर में आई है, थोड़ा बेटा तो टाइम लगाएगा। वो मुस्कुरा कर के चल दिए। फिर मैंने बोला मम्मी से, मम्मी आपसे कुछ बात करनी है। बोली हाँ बोलो। यानी कि माँ अकेले में, आओ मेरे साथ में। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरे के अंदर घुस करके उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, पलंग पर बैठ गई। बुलाओ बेटा इधर आ जाओ। हाँ बोलो। अब मैं रात की सारी घटना उनको बताया कि मम्मी उस टाइम आपसे नहीं बता पाया कि निशा बहुत डरपोक है, वो बेहोश हो जाती, बहुत डरपोक लड़की है। मम्मी के माथे पर बल पड़ गया। बोली ये तो बेटा कभी इससे पहले भी कुछ तुमने देखा है इस तरह का? लेकिन नहीं मम्मी, ये कल की रात की ही बात है बस। और मैं वो साधु बाबा की बात बता दी, दुकान वाला। मम्मी बोली बेटा फिर तो हमें वहाँ जाना चाहिए। यानी कि मम्मी पापा मानेंगे तब ना। बोले ठीक है, रात को मैं बात करती हूँ और कोशिश करेंगे कि हम सुबह बाबा के पास चल पड़ें। मैंने मुंडी हाँ में मिलाई। यानी कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ दुकान पर, बाबा अकेले पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मम्मी कुछ नहीं बोली। मैं वहाँ से निकला, निशा से बोला निशा मैं जा रहा हूँ दुकान पर, मम्मी का ख्याल रखना। उसने मुंडी हिलाई और मैं चल पड़ा। दुकान पर यही सब बात सोचता रहा। आज मेरे से कई बार गलती हो गई ग्राहकों के साथ में। बाबूजी डांट दिए, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई अनिल? मैं फीकी हंसी हंस दिया। बाबूजी वैसे ही थोड़ा सा नींद सही ढंग से नहीं आई थी। अरे बेटा जाओ आराम कर लो, जाओ मैं संभाल लूँगा दुकान। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को घर भेज दिया। घर में आकर के मम्मी के साथ में बैठा, निशा भी आ गई। आ गए आप जल्दी दुकान से? मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही। बाबूजी बोले घर पे ही जाओ। फिर हम इधर उधर की बातें करते, रात का खाना, तब तक बाबूजी आ गए थे, 10 बज गया था। खाना वाना खा करके हम अपने अपने कमरे में चले गए।
मेरे को बस उसी चीज़ का डर था जो कल वो रात में हुआ था दोबारा ना हो। तो आज मैं पूरी तैयारी में था। हनुमान चालीसा और कुछ मम्मी ने और कुछ चीज़ दिया था, गंगा जल वगैरह सब हमने एक साइड में रख लिया था कमरे के अंदर में, और गंगा जल का छिड़काव भी किया था और हनुमान चालीसा हमने पाठ भी किया था। रात का करीब एक या 1:30 बज रहा था। निशा तो 11 बजे ही सो गई थी, लेकिन मैं जाग रहा था और कुछ पत्रिकाएं थी जो पढ़ रहा था मैं। तभी आवाज़ आई ड्रेसिंग टेबल की साइड से, जैसे किसी ने ड्रेसिंग टेबल का खोला हो रैक को। मैं मुड़ के देखा तो फिर वही चीज़ मेरे को नज़र आई, बड़ी भयानक शक्ल। उसके आते ही घर में स्मेल से आने लगे जैसे मांस सड़ रहा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी से वो उठ गई, रोए रोए खड़े हो गए और लगा कि बस मैं जड़वत हो गया हूँ, उठ ही नहीं पा रहा हूँ उसको चेहरा देख करके। और जब मैं उधर देखा तो अपने काम में व्यस्त थी, वो पता नहीं क्या कर रही थी। मैं निशा को बाजू पकड़ के उठाने की कोशिश करने लगा कि निशा 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 ऊई ऊई करके रह गई, उठ नहीं पाती। सोने में कुंभकर्ण है वो। मैंने ज़ोर से उसका बाजू को दबाया, तब जाके उसने उठी और बोली, क्या हुआ अनिल, क्या हुआ? मैंने इशारा किया कि उधर जरा देख। वो देखी और डर के मारे इतनी ज़ोर चीख मारी कि पूरा लग रहा था कि मोहल्ला ही हिल गया हो। बाबूजी का वही, क्या हुआ बेटे, मम्मी भी चिल्लाई। तब तक वो चुड़ैल गायब हो चुकी थी। हमने जाके दरवाज़ा खोला, बाबूजी और मम्मी आए। मैंने पूरी कहानी बताई और निशा का हालत देख करके बाबूजी सदमे में आ गए। फिर निशा को होश में लाया गया, पानी छिड़क करके। वो रोने लगी कि अनिल ये क्या चीज़ थी? नहीं भाई मुझे नहीं पता, और मैं तो कल भी देखा था, लेकिन तुमने पूछा, मैं डर के मारे तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। बोला अनिल इस कमरे में हम नहीं सोएंगे। अब मजबूरी थी, हमारे पास में 3 ही कमरे थे घर में, एक में मम्मी पापा, एक में मेरी बहन और एक कमरा हमारा था। तभी मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटे, तुम लोग हमारे कमरे में आओ, तुम्हारे बाबूजी यहाँ सो जाएंगे। माँ ने बाबूजी की तरफ देखा, बाबूजी ने मुंडी हिला दिया कि मैं नहीं सोऊंगा यहाँ पर। वो भी डर गए थे, वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करते थे कि आज के युग में कभी भूत प्रेत होता है। लेकिन आज उनकी हालत देखते बन रही थी। बोले चलो हम इकट्ठे रहेंगे सारे कमरे में, मैं बोला, और मम्मी के कमरे में आ गए हम। सारी रात निकाल दी हमने बैठे बैठे बात करते आपस में, डर के मारे बुरा हाल था। मम्मी बोली कि बेटा सुबह 7 बजे हम निकल लेंगे, गाड़ी अपना निकाल लो, नहा धो करके हम निकल पड़ेंगे। उस बाबा का एड्रेस याद है ना आपको? नहीं, हाँ हाँ मम्मी याद है मेरे को। सुबह हुई, नहा धो के सब फ्रेश होकर के मैं और मम्मी निशा को हमने छोड़ दिया। निशा बहुत आने की जिद कर रही थी कि नहीं तुम यहीं पर रहो बहन के साथ में, और बाबूजी भी थे घर पर ही। हम चल पड़े, उस आश्रम में पहुँचे। बहुत पुराना सा आश्रम था, घास फूस का उसका एक झोपड़ी सी बनी हुई थी, बाबा उसी में शायद रहते थे। तो वो बाहर निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे। वो देखते ही रुक गए, बोले बेटा तुम यहाँ पर? नहीं कि हाँ बाबा, आपने कहा था ना कि आना पड़ेगा, मैं आ गया। मम्मी ने भी सारी बात उनको बताई, हमने भी बात बताई। बोले कोई बात नहीं, मैं तो देखते ही पहचान गया था, जब तूने सिक्का मेरे हाथ में रखा ना, उसी टाइम वो सिक्का मेरे को बता दिया था कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। तो मैं उसी टाइम जान गया था सारी बातें, लेकिन तुम्हारे बाबूजी नाराज़ हो गए थे, इसलिए मैं चला आया। यानी बाबूजी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ महाराज। बोले नहीं बेटा, ये तो कॉमन सेंस है, हर कोई मानता नहीं इस चीज़ को, तो इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। आओ आश्रम में आओ। घास फूस की वो कुटिया सी बनी हुई थी, कच्चा ही था पूरा। एक पुराना सा उन्होंने दरी बिछा रखा था
और कुछ हवन सामग्री था, कुंड सा बना हुआ था, उस पर मेरे को दरी पर भी बैठने के लिए बोले। मैं बैठ गया उस पर। फिर उन्होंने अपना पूजा स्टार्ट किया। पूजा करके काफ़ी देर तक मेरे पर जल उल छिड़का, कुछ और भी तंत्र साधना किया जो भी उनको मालूम था। फिर एक लाल धागा लेकर मेरे बाजू पे बांध दिए। बोले बेटा आज के लिए तो इतना काफ़ी है, लेकिन देखो जो काली साया है बहुत शक्तिशाली है, पता नहीं कब तुम्हारे पीछे लग गई है और कब से है। यानी कि बाबा मेरे को तो बस 2 ही दिन हुए, दूसरी बार नज़र आई है। बोले कोई बात नहीं, से तुम्हें 2 दिन और आना पड़ेगा बेटा। तो मैं बोली बाबा 2 क्या, हम बोलोगे तो 7 दिन भी आ जाएंगे, 10 दिन भी आ जाएंगे। बोली बाबा बोले नहीं नहीं, इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, से आप जाओ आप, और इस धागे को हमेशा पहन के रखना, उतारना नहीं। मैं बोला ठीक है बाबा। तब तक मम्मी ने अपना पर्स खोला और उसमें से 5,000 रुपये निकाल के बाबा की ओर दिया कि बाबा ये रख लीजिए। बाबा मम्मी की तरफ देखे और हंस दिए। बोले हमारे गुरु ने ये नहीं सिखाया है कि ये जो हम काम करेंगे तो इसके बदले में पैसा चाहिए। जिस दिन हम पैसा लेंगे ये हमारा जो शक्ति है ना ख़त्म हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा माता जी, हम ये पैसे नहीं ले पाएंगे। हमारा काम घर घर जाके भिक्षा मांग करके चल जाता है। अकेला पेट है और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हमारा महल है, हम इसमें रहते हैं। उनकी बात सुन करके माँ ने भी हाथ जोड़ दिया और मैंने भी दोनों हाथ जोड़ दिए कि बाबा आप धन्य हो। इसके बाद हम चले आए। रात बहुत शांति से बीती। अगले दिन भी हमने प्रक्रिया वही अपनाई, बाबा के पास गए, फिर वही सब काम होता रहा। 3 दिन के बाद बाबा ने वो लाल धागा खोल दिया और एक ताबीज़ जो खुद बनाए थे वो मेरे हाथ में बांध दिया। बोले बेटा 1.25 महीना ये पहन कर रखना, और फिर 1.25 महीने के बाद में बहती हुई धारा में कोई नदी हो, कोई चीज़ हो जिसमें जल बह रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, उसमें जा कर के इसको डाल देना। ठीक बाबा। इसके बाद हमारा घर बिल्कुल आराम से चल रहा था। कोई विपत हमारे घर पर नहीं आई, ना कोई साया दिखा, ना कुछ हुआ। इस बात को करीब 3 साल हो चुके हैं और हमारे घर में एक सुंदर सी गुड़िया भी आ गई है। बहुत सुंदर है, अपनी निशा की तरह, और हम सुख शांति से अपना परिवार हमारा चल रहा है। तो आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा भी लगे तब भी, बुरा भी लगे तब भी। और हाँ, आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा का बटन का ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए हम आज को कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।